सिलिकॉन वैली, जिसे आज के टाइम में टेक जायंट्स का हब भी कहा जाता है, यहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, मेटा और ओरेकल सिचुएटेड हैं। यही नहीं, यहाँ पर 30 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो हमेशा फोर्ब्स की टॉप 1000 फॉर्च्यून की लिस्ट में आती हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक टाइम जो वैली फ्रूट्स के लिए जान जाती थी वो टेक जायंट्स का हब बन गई? इस वीडियो में हम जानेंगे सिलिकॉन वैली के बारे में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे ये वैली इतनी ज़्यादा डेवलप हुई, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इतने बड़े टेक हब बनने के पीछे आखिर किस किस का हाथ है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जगह जिसे आज हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं वो एक्चुअल में सेंटा क्लारा वैली का एक हिस्सा है जो अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया की नॉर्दर्न साइड में स्थित है। ईयर 1890 तक ये वैली अपने फ्रूट्स के लिए काफ़ी मशहूर थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी इन फ्रूट्स के लिए कुछ खास नहीं रही और इस सेंचुरी में यहाँ के फ्रूट्स की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। उस वक्त यहाँ पर रेलवे टाइकून लीलैंड स्टैनफोर्ड रहा करते थे, जिनका एक ही बेटा था और बदकिस्मती से इसकी भी टाइफाइड फीवर की वजह से डेथ हो गई। लीलैंड और उसकी वाइफ अपने बेटे से काफ़ी प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की याद में ईयर 1891 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। हालांकि इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन जब ईयर 1909 में उस वक्त के यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ने जब उनके एक स्टूडेंट जिसका नाम ली डी फॉरेस्ट था उसके ऑडियो ट्यूब इन्वेंट करने में मदद की, तो इससे यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम हुआ। इस इन्वेंशन में ली डी फॉरेस्ट ने एक ऐसी वैक्यूम ट्यूब बनाई थी जो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकती थी, और इसी इन्वेंशन को सिलिकॉन वैली में टेक की शुरुआत भी कहा जाता है। इसके अलावा हिस्टोरियन सिलिकॉन वैली की शुरुआत का जिम्मेदार एक और आदमी को भी ठहराते हैं जिसका नाम फ्रेडरिक टर्मन था, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक डीन थे। वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ईगर थे कि उनके ग्रेजुएट्स अपनी पढ़ाई करके उसी वैली में रहें, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए। यहाँ तक कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग को भी वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत कम ही ऐसे ग्रेजुएट्स होते जो वहाँ पर रुकते। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने वहाँ की बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे यंग ग्रेजुएट्स को भी कमाने का एक साधन मिला और काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स वहाँ रहने लगे। वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी फ्री था, इसलिए न्यूली ग्रेजुएट्स ने जॉब के साथ साथ रिसर्च करना भी शुरू कर दिया, जिससे वहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस का सिलसिला शुरू हो गया। ईयर 1940 के आते आते सिलिकॉन वैली में काफ़ी ज़्यादा इंजीनियर्स रहने लगे थे। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जिसमें इन इंजीनियर्स ने अमेरिकन आर्मी को रेडियोज़ और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से काफ़ी मदद की। लेकिन 1951 में कुछ ऐसा हुआ जिससे सिलिकॉन वैली में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होने लगी, क्योंकि इस टाइम फ्रेडरिक टर्मन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और पालो अल्टो कम्युनिटी के बीच कोलैब करवाया और एक स्टैनफोर्ड एफिलिएटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनाई, जिससे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी इनकम जनरेट होने लगी और पालो अल्टो कम्युनिटी को भी टैक्स रेवेन्यू मिलने लगा। लेकिन असल मोड़ तब आया जब 1955 में विलियम शॉकले ने सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को सिलिकॉन वैली में स्थापित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विलियम शॉकले उन इन्वेंटर में से एक थे जिन्होंने सक्सेसफुली एक फुल्ली फंक्शनल ट्रांजिस्टर को बनाया था, लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का क्रेडिट नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने उस लेबोरेटरी को छोड़ दिया और अलग से अपनी खुद की लेबोरेटरी सिलिकॉन वैली में शुरू की, जिसे आज के टाइम में शॉकले ट्रांजिस्टर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये लेबोरेटरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के काफ़ी करीब थी, इसलिए शॉकले ने इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अपनी लेबोरेटरी में रिक्रूट करना चाहा और उन्होंने यूनिवर्सिटी के मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर किया। इन स्टूडेंट्स में 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी शामिल थे, जिनका नाम रॉबर्ट नाइस और गॉर्डन मोर था। उन्होंने विलियम शॉकले के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद शॉकले और कुछ टीम मेंबर्स में सेमीकंडक्टर के मटेरियल को लेकर काफ़ी डिसएग्रीमेंट हुए। एक और जहां शॉकले सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जर्मेनियम का यूज़ करना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट नाइस, गॉर्डन मोर और कुछ टीम मेंबर्स सिलिकॉन के ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होने की वजह से सिलिकॉन से ही सेमीकंडक्टर को बनाना चाहते थे, और आस्ता आस्ता ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। इतनी बड़ी कि आखिरकार ईयर 1957 में टीम के 8 मेंबर्स ने इस लेबोरेटरी को छोड़ने का फैसला किया, जिसमें रॉबर्ट नाइस और गॉर्डन मोर भी शामिल थे। इसके बाद इन टीम मेंबर्स ने एक और लेबोरेटरी बनाई, जिसका नाम उन्होंने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी रखा। ये वही लेबोरेटरी थी जहाँ पर ईयर 1959 में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की इन्वेंशन हुई थी,
और इसी की वजह से इस वैली का नाम सिलिकॉन वैली पड़ा था। ये इन्वेंशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इसी से सिलिकॉन वैली की डिजिटल इरा और मॉडर्न कंप्यूटिंग की शुरुआत हो पाई। इस टाइम यूएस और यूएसएसआर के बीच एक बहुत कड़ी स्पेस रेस चल रही थी, जिसमें नासा को अपोलो 13 मिशन को किसी भी तरह से जल्द लॉन्च करने का प्रेशर था, क्योंकि यूएसएसआर ने पहले ही स्पेस में सक्सेसफुली एक रॉकेट लॉन्च कर लिया था। लेकिन उस वक्त नासा के पास आईसी की काफ़ी कमी थी, जबकि फेयरचाइल्ड लैबोरेटरी के पास इस टाइम पर काफ़ी आईसी थे, जिन्हें उन्होंने नासा को बेचा, जिससे इस कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, यानी फेयरचाइल्ड लैबोरेटरी को, जो उस वक्त तक कंपनी बन चुकी थी। इसी बीच 1968 में रॉबर्ट नाइस और गॉर्डन मोर ने इस लैबोरेटरी को छोड़ दिया और इंटेल कंपनी की शुरुआत की। स्पेस रेस की वजह से खाली फेयरचाइल्ड को ही फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा सिलिकॉन वैली में और भी काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने भी स्पेस रेस से काफ़ी फ़ायदा उठाया, जिससे सिलिकॉन वैली और भी ग्रो होती चली गई। और ईयर 1965 के आते आते यहाँ पर 40 से ज़्यादा कंपनीज़ बन चुकी थी। लेकिन जब अमेरिका की एजेंसी डार्पा यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी ने जब ईयर 1969 में आर्पानेट को डेवलप किया, तो इससे सिलिकॉन वैली की डेवलपमेंट एक्सपोनेंशियली होने लगी, क्योंकि आर्पानेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे कोई भी इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट और डेटा शेयर कर सकता था, जिससे काफ़ी तेज़ी से विकास होने लगा। आर्पानेट से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को भी काफ़ी मदद मिली, क्योंकि अब इससे वह डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे और दूसरे रिसर्चर्स के साथ मिलकर और भी न्यू इन्वेंशंस कर सकते थे। भले ही शुरुआत में इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी के बीच ही डेवलप किया था, लेकिन टाइम के साथ इसने काफ़ी एक्सपेंड किया, जिससे बाद में इस वैली में काफ़ी और भी एडवांस टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेजन स्थापित हुए। हालांकि ईयर 2000 में .com बबल की वजह से इस वैली को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से इसने इसे भी डॉज कर लिया और काफ़ी न्यू टेक कंपनीज जैसे नेटफ्लिक्स और टेस्ला को भी ग्रो होने के लिए शरण दिया। और आज इन्हीं स्टार्टअप्स की वजह से ये वैली आज भी इनोवेशन और टेक जायंट्स का हब बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी सिलिकॉन वैली की फ्रूट्स फील्ड से इनोवेशन के हब बनने तक की जर्नी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी ऐसी ही नाल जबले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।